हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला। और दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है बीएससी नर्सिंग का, आज वो पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो सबसे पहले जो पेपर डिस्कस करेंगे अपन फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद में केमिस्ट्री वाले जो सर है वो आपको केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन यदि अपन ऑल ओवर पेपर की यदि अपन बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मीडियम लेवल रहा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल और बहुत ज़्यादा लो लेवल नहीं था। क्वेश्चन जो दिए गए वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन दिए गए, ना बहुत ज़्यादा टफ दिए गए, ना बहुत ज़्यादा इजी दिए गए, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायो की बात करें। और यहाँ पर यदि अपन पर्टिकुलर यदि सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स की यदि अपन बात करें तो वो और सब्जेक्ट की कंपेरेटिवली इजी रही थोड़ी सी। तो देखिए, चलते हैं अपन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का वो अपन सोल्व करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है 16 अक्टूबर को पेपर ये हुआ है, तो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन से अपन डिस्कस करते जाते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित करने में प्रयोग होती है। देखिए, जनरली यदि अपन बात करें, देखो चिकित्सा उपकरणों को यदि स्टेरिलाइजेशन की बात करें, अपन स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो उसमें अपन गामा रेज काम में लेते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। गामा रेज जो होती है वो क्या काम में लेते हैं, और जो गामा रेज होती है वो क्यों काम में लेते हैं, ये क्या होती है, आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है बेटा, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। और इनकी जो एनर्जी होती है बेटा वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से अपन जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने में, उनको रोगाणु रहित करने में अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब यदि अपन इसकी क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर अपने को कहीं पे भी गामा रेज नहीं दे रखी है, लेकिन अपन एक कंपैरेटिवली बात करें यहाँ पर तो इसके इक्वल जो रेज होती है वो यहाँ पर होती है एक्स रे। यदि कोई गामा रे जैसी प्रॉपर्टी यदि कोई रखती है इनके अंदर तो वो रखती है एक्सरे। एक्सरे की जो प्रॉपर्टी होती है वो गामा रेज के इक्वल ही होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, एक्सरे। डी इज राइट आंसर आएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ये दे रखा है। एक HCl अपने पास में क्या है, अणु है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -30 दे रखी है, कूलाम इंटू मीटर। उसके आयनों के मध्य दूरी क्या होगी, तो अपने को पता है जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या आता है, Q इंटू 2L आता है बेटा। ठीक है, समान परिमाण का चार्ज होता है उनके, और क्या होता है साहब, अपोजिट जो नेचर होती है वो वाले यदि चार्ज यदि पास में रखे हुए हों तो उनको बोलते हैं अपन डाइपोल। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, P कितना दे रखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -30 बराबर Q कितना आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। तो कितना आता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 2L। 2L अपने को निकालना है, कई बार अपन इसको L मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं, तो वो केवल कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मानते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो अपने पास में इसको L ही मान लो, तो जो L आ जाएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -30 अपॉन 1.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 2। तो जो L अपने पास में आया बेटा वो कितना है, 2 इंटू 10 की पावर, देखिए ये ऊपर ले जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा 19। ठीक है, तो कितना, -30 में से 19 गया तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -11। देखिए आंसर मीटर में आएगा। देखिए है क्या इसके अंदर, फर्स्ट ही जो ऑप्शन दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए। तो सेकंड का जो ऑप्शन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, बड़े आराम से समझते जाइए, बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। आपकी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ है, नीचे दिए गए डायोड की अभिनीति बतानी है। देखिए बेटा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका। ये अपने पास में पी एन डायोड होता है, ठीक है, ये अपने पास में पी और एन डायोड है। पी जब पॉजिटिव एंड पे होता है, पी जब पॉजिटिव होता है और एन जब नेगेटिव होता है, ठीक है, तो P यदि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और N यदि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसको तो बोलते हैं बेटा अपन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है बेटा ये वाली, और ये जो नेगेटिव फॉरवर्ड बायस वाली होती है, ये P जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है। अपने को क्या बताना चाह रहा है, वो हाई पोटेंशियल। ठीक है, जबकि ये किस पे चाहिए, लो पोटेंशियल पे। यदि अपन रिवर्स बायस की यदि अपन बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या आता है, यदि P क्या होता है साहब, नेगेटिव एंड से जुड़े, P नेगेटिव एंड से, और N P और N,
P नेगेटिव एंड से और N पॉजिटिव एंड से जुड़े, इसको बोलते हैं बेटा अपन रिवर्स बायस। ठीक है, इस पर देखिए जो P होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, और जो N होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो ये दो लॉजिक है, दो ये अपन काम में लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी किसी डायोड को यदि अपन ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उसको अर्थ कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, नहीं भू संपर्कित किया जाता है। ये किसको बताता है बेटा, हमेशा भू संपर्कित को बताता है। और भू संपर्कित जब अपन किसी भी सर्किट को करते हैं तो इसका मतलब उस पर जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है बेटा, 0 आता है। तो देखिए ये 0 पोटेंशियल पे है, ये +5 पोटेंशियल पर है, ये इसका P एंड है, ये इसका N एंड है। ठीक है, तो P किस पे है, 0 पर है, और N किस पर है, 5 पर। तो लो कौन सा है, ये। तो जो P एंड है अपना बेटा वो किस पर है, लो पोटेंशियल पे, और N किस पे है बेटा, हाई पोटेंशियल पर है। देखिए किस में है, P लो पोटेंशियल पे और N हाई पोटेंशियल पर। रिवर्स बायस के अंदर आएगा बेटा, ये किस में आएगा, रिवर्स बायस में। तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, उत्क्रम अभिनति। क्या जाएगा बेटा, उत्क्रम अभिनति। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 × 10 L स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली, L जो इसका दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ हेनरी वाली कुंडली में धारा जो है वो कितने परिवर्तित हो रही है, 10 एम्पीयर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो एक समान दर से परिवर्तित होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान देखिए वो क्या आता है, E बराबर आता है बेटा -N/dI/dt। L आता है, सॉरी यहाँ पर L, ठीक है, E बराबर -L/dI/dt। ठीक है, तो यहाँ पर E क्या आ जाएगा, अपन को मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो क्या आ जाएगा, देखिए L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ और dI/dt देखिए बेटा क्या दे रखा है, यूनिट से आप पहचान सकते हैं इसको, एम्पियर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है एम्पियर पर सेकंड। ये कितना दे रखा है बेटा, 10। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ × 10। तो अपने पास में क्या जाएगा, 2 × 10⁻²। ठीक है, ये वोल्ट में आता है, EMF होता है बेटा। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए आप, देखिए कितना आएगा, 0.02 वोल्ट। देखिए राइट आंसर 0.02 वोल्ट। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बता रहा है, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी की जो सुग्राहिता है, सेंसिटिविटी है, वो बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, यदि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि अपन कम कर दे, ठीक है कि नहीं, यदि किसी भी विभव मापी तार का यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं बेटा अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। विभव मापी तार के एकांक लंबाई में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है उसको बोलते हैं बेटा अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, x बराबर V/L। तो x जितना कम होगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ही उसकी सेंसिटिविटी जो होगी, सुग्राहिता होगी, वो ज्यादा होगी। तो अब आप देखिए कि जो x है वो कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, या तो पोटेंशियल बढ़ाकर, ठीक है कि नहीं, EMF नहीं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ये विभवांतर बढ़ाकर, ना कि EMF। और एक क्या हो सकता है साहब, घटाकर, सॉरी, वोल्टेज घटाकर, और दूसरा लेंथ बढ़ाकर, तब अपन क्या कर सकते हैं, x कम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए, EMF तो दे ही नहीं रखा बेटा, EMF तो होगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन पहले से क्लियर हो गए। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर, यस बेटा, विभव मापी के तार की यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो देखिए इसका पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो कम होगा, और किसी विभव मापी तार का जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है उतनी हाई सेंसिटिव होता है वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो देखिए लो सेंसिटिविटी है वो किसकी आ रही है, जब विभव मापी तार की लंबाई अपन बढ़ा दे। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, सी। ठीक है, तो यदि कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या बोल रहा है, एक आवेशी संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तब। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये दो प्लेट है जो
संधारित्र की है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। अब यदि इसको चालक तार से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, यदि किसी भी कैपेसिटर को यदि चालक तार से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल आता है वो जीरो आता है बेटा। उसका जो पोटेंशियल हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि अपन क्या मानते हैं उस चीज को कि भू संपर्कित मानते हैं, अर्थ कनेक्टेड मानते हैं। तो उसका जो पोटेंशियल हो गया बेटा, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब पोटेंशियल जीरो हो गया तो उसका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन V आता है बेटा। V क्या है, जीरो, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। और इनफाइनाइट का मतलब है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा बेटा। ध्यान रखना, यदि किसी भी कैपेसिटर के बारे में ये बात बोली जाए कि साहब उसका जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब उस पर कुछ भी चार्ज अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, पूरा का पूरा अनचार्ज रह जाएगा। क्या रह जाएगा बेटा, ये अनचार्ज। कैपेसिटर के लिए ऐसी कोई टर्म्स नहीं होती है जिसके ऊपर की अनंत चार्ज अपन संग्रहित कर सके, तो वो कभी नहीं होती। इसका मतलब वो क्या रह जाएगा, अनचार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, विभव अनंत हो जाएगा, नहीं बेटा, विभव जीरो हो जाएगा, ठीक है। आवेश अनंत हो जाएगा, नहीं बेटा, जितना है उतना का उतना ही रहेगा। आवेश दुगना हो जाएगा, नहीं बेटा। तो अपने पास में जो आंसर बचता है वो क्या बचता है, संधारित्र जो है वो क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। किसी भी संधारित्र के लिए यदि अपन बात बोली जाए कि साहब उस पर इनफाइनाइट क्या आ रहा है, कैपेसिटेंस आ रहा है, तो क्या आएगा, वो हमेशा ध्यान रखना वो कैसा आएगा, निरावेशित आ जाएगा, वो अनचार्ज रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई टर्म्स नहीं होती है जिस पर कि अपन इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सके, ठीक है। देखिए, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर आएगा 6 का, वो क्या आएगा, डी। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जो डी ब्रोगली की तरंगदैर्ध्य होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो होती है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। वी कितना दिया है बेटा, 100 वोल्ट, तो लैम्बडा कितना आ जाएगा, देखिए 12.27 अपॉन रूट 100 एंगस्ट्रॉम। 100 का यदि रूट आप करोगे, 100 का रूट यदि आप करोगे, वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम, तो भाग लगा दो बेटा इसमें, तो क्या आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। देखिए आंसर दे रखा है क्या बेटा, 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी, ठीक है, बी। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, एक्स और गेट का निर्गत 1 है। यदि एक्स और गेट का निर्गत 1 है, यदि ये देखिए एक्स और एक्स नोर में बता देता हूं बेटा, एक्स और की यदि अपन बात करें और एक्स नोर की यदि अपन बात करें बेटा, ठीक है, तो दोनों ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं बेटा एक दूसरे के। दोनों क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक्स और जो होता है उसके लिए जो बूलियन इक्वेशन होती है वो होती है बेटा ए बार बी प्लस ए बार बी, ठीक है। जबकि यदि इसकी अपन बात करें तो ये इसका जो बूलियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ए बी का बार, ये होती है बेटा एक्स नोड के लिए, ठीक है। यदि इसमें क्या दे रहे हैं अपन, डिफरेंट, यदि देखिए अपने पास में जो इनपुट दे सकते हैं वो क्या क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 और 0 दे सकते हैं, 1 1 दे सकते हैं, 0 0 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, दोनों इनपुट मान लेते हैं अपन, इसको क्या मान लेते हैं, इनपुट। सेम इनपुट इसमें भी यही जाता है, 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है बेटा। ये चीज आप ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए तो यहां पर यदि आउटपुट की बात करें बेटा, आउटपुट की यदि अपन बात करें किसके लिए, एक्स और के लिए, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर यदि डिफरेंट यदि अपन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, डिफरेंट यदि अपन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तब उनका आउटपुट आता है बेटा 1, तब उनका आउटपुट आता है 1, ठीक है। और यदि सेम देते हैं अपन, तो सेम देते टाइम जो उनका आउटपुट आता है बेटा वो क्या आता है, 0। जबकि एक्स नोर के लिए उल्टा हो जाएगा ये, यदि अपन डिफरेंट देते हैं इनपुट, इनपुट यदि अपन डिफरेंट देते हैं तो उनका जो आउटपुट आता है बेटा वो क्या आता है, 0 आता है, उनका आउटपुट क्या आता है, 0। बट यदि सेम देते हैं तो उनका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्स और के लिए पूछा इन्होंने, निर्गत 1 आएगा, तो निर्गत 1 कब आएगा, जब इनपुट क्या हो, 0 और 1 हो। देखिए एक निवेशी 1 हो और दूसरा निवेशी 0 हो, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा इसमें, सी। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हो बेटा ये, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए
और बेटा यदि इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप देख के गए हो तो 100% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सेम एज इट इज क्वेश्चन था ही। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या बोल रहा है, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण यदि r दूरी पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा B, और वो कितना होता है बेटा म्यू 0 I अपॉन, यदि सीधे लंबे तार की बात करें तो वो कितना आता है बेटा 2 पाई r। अब ये क्या कर रहा है, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें, यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे इस चैनल पे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको याद आ रहा होगा। वहां पर ये करते हैं r/4 करते हैं और उसका जो राइट आंसर आ रहा था बेटा वो 4b आ रहा था। ठीक है, यहां पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 2r/3 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो वो क्या आएगा, देखिए यहां पर b डैश क्या आ जाएगा बेटा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई। r कितना लिया है बेटा इन्होंने 2r/3, तो 2r यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 3। देखिए यहाँ पर तो b डैश में क्या लिख सकता हूँ 3 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, और ये क्या है बेटा b, ये क्या है b, तो जो b डैश आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 3b/2। देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा 3b/2, 3b/2 आंसर आ जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 9 में b। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या बोल रहा है, जब 12 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए बेटा बना लीजिए, यहाँ पर एक 12 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ठीक है, इसको Q1 मान लीजिए, और दूसरा जो चार्ज है वो 8 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ठीक है, इसको Q2 मान लीजिए आप। ठीक है, क्या बोल रहा है, उन्हें 4 सेंटीमीटर तक लाने में लगभग किया गया कार्य, ये 10 सेंटीमीटर तक थे, अब इनको क्या करना है 4 सेंटीमीटर तक लाना है बेटा। ठीक है, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो किया गया कार्य होगा वो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बराबर होगा। ठीक है कि नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो किसके बराबर होगी, उनकी पोटेंशियल जो एनर्जी है उसके बराबर होगी। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा बेटा वो क्या होगा, वो Q और डेल V। ठीक है कि नहीं, डेल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और ये उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, देखिए इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का यदि अपन डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा, मैं से मान लेता हूँ V2 माइनस V1। ठीक है कि नहीं, V2 कितना अपने पास में, देखिए पहले ये अपने को पता है क्या आता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वहां पर ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और वो आती है वो क्या आती है बेटा K Q1 Q2 अपॉन R, ये आती है बेटा। यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, उसको D मान लेते हैं, तो D मेरे पास एक बार इसको D1 मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं D2 मान लेते हैं अपन, तो किया गया जो कार्य है बेटा वो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 और क्या आ जाएगा 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन D1। ठीक है, D2 कितना है ये देखिए 4 सेंटीमीटर है दूसरी जो पोजीशन, और पहली पोजीशन जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, तो देखिए बेटा आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा W बराबर K की वैल्यू जो आती है अपने को पता है कितनी आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 कितना है बेटा इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q1 कितना है बेटा, देखिए Q2 कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रोकुलाम है तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 की घात माइनस 6, और अपॉन क्या आ जाएगा D1। इसको किस में लिखना है बेटा अपने को, मीटर में लिखना है, तो मीटर में कितना आ जाएगा 0.1 1 अपॉन ये देखिए 0.404 माइनस 1 अपॉन 0.1, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, आप यदि इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो राइट आंसर आएगा लास्ट में बेटा वो आएगा 13 जूल। इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 13 जूल। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए सबको, इनमें देखिए ये यहाँ 00 कर दीजिए, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, ये 12 आ जाएगा, यहाँ पर दोनों 12, ये 9 हट गए यहाँ पर, तो 10 की घात माइनस 3 रह गए, और 12 नाम है 108 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 8 इंटू 15, ये 15 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा बेटा। देखिए 120 इंटू 108 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक बार मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 0 ऐसे कैसे रह जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू 96
6 रह जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, एक नहीं, और क्या आ जाएगा 12 × 96, 6 रह जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 12 × 12 और 9 कितना आ जाएगा 21। ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना बेटा, इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेशन सही कर लेना एक बार आप। तो कैलकुलेशन जब आप इसका सही करोगे तो इसके जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 13 जूल ही आएगा ही। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा 13 जूल। देखिए बेटा, ठीक है, तो आप ध्यान से कैलकुलेट इसको करिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर 11 पर, यदि आप बेटा प्रीवियस ईयर की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के गए हो तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। देखिए किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 2, माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसके लिए क्रांति कोण आपको पता है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 1/μ, ठीक है। तो साइन थीटा सी कितना आ जाएगा बेटा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और थीटा सी 1/2 कितने डिग्री पर होता है बेटा 30 डिग्री पर। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा 30 डिग्री, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए विस्थापन धारा है, देखिए विस्थापन धारा हमेशा ध्यान रखना, धारा और विस्थापन धारा में कितना सा फर्क है मैं बता देता हूँ। जो धारा होती है बेटा वो चार्ज फ्लो के कारण होती है, चार्ज फ्लो के कारण, यदि टाइम के साथ में चार्ज परिवर्तन हो रहा हो तो, और जो विस्थापन धारा हो रही है वो विद्युत क्षेत्र में यदि टाइम के साथ में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में यदि समय के साथ में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं विस्थापन धारा। तो देखिए यहाँ पर जो विस्थापन धारा आती है वो कितनी आती है बेटा, देखिए यहाँ पर जो अपने को ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से जो विस्थापन धारा आती है वो हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर आती है, वो आती है E0 d∅/dt। ये होता है फ्लक्स परिवर्तन बेटा, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स परिवर्तन होता है बेटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पे ही दिया हुआ है ऐसा। यहाँ पर E नहीं दे रखा है तो ये नहीं है, यहाँ पर dt/d∅ दे रखा है, dt/d∅। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये जो आयुष ने ऑप्शन दिए बड़े अच्छे आंसर दिए। देखिए आप जल्दबाजी के अंदर ये ऑप्शन करके आ सकते हो, जबकि इसमें dt/d∅ दे रखा है, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक, देखिए धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है, पर यूनिट एरिया के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं बेटा धारा घनत्व। पर यूनिट एरिया के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। तो ये कितना आ जाएगा बेटा एम्पियर/मीटर²। देखिए एम्पियर/मीटर², एम्पियर/मीटर²। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या बोल रहा है, इन YDS डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज IM। IM जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको पता है, इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा I0 cos स्क्वायर φ/2 ये होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पर फाई क्या होता है बेटा फेज डिफरेंस, क्या होता है बेटा ये फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और ये कितनी दे रखी है बेटा इन्होंने, जो मैक्सिमम दे रखी है क्या मान रखी है इन्होंने IM मान रखी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, इंटेंसिटी फॉर द पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा, पाथ डिफरेंस यदि कितना दे रखा हो 3 लैम्बडा। तो देखिए यहाँ पर डेल पाई जो फेज डिफरेंस आता है वो कितना आता है बेटा 2 पाई लैम्बडा मल्टीप्लाई, देखिए कितना आ जाएगा 3 लैम्बडा, ठीक है। तो 3 लैम्बडा जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए जो 3 लैम्बडा आएगा, लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा तो फाई जो आ जाएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास में I बराबर क्या आ जाएगा IM कोस स्क्वायर, क्या आ जाएगा देखिए बेटा 6 पाई/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई। I बराबर क्या आ जाएगा IM कोस स्क्वायर 3 पाई, कितना हो गया बेटा 270 हो गया। देखिए कितना आ जाएगा ये 3 पाई, ये 90 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 18×54, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा 540 डिग्री आ जाएगा। और 540 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए बेटा एक पूरा चक्कर किस में होता है बेटा 360 में, 360 में आप 90 काउंट करिए कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ आ जाइए आप 45 के बाद में और 90 ऐड करिए बेटा, इसमें कितना आ जाएगा साहब 540 आ जाएगा। तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया कोस 180 डिग्री के बराबर आ गया बेटा। किसके बराबर हो गया ये कोस 180 डिग्री के बराबर। कोस 80 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा IM, वो कितनी होती है 1 होती है बेटा।
कोस 180 की देख लीजिए आप, क्या आएगा कोस 180 माइनस थीटा, थीटा क्या 0 डिग्री कर लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कोस 0। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 आती है बेटा, ठीक है। तो -1 आएगी कोस, तो ये कोस 180 के बराबर हो गया बेटा, कोस 180 के बराबर, और कोस 180 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है -1। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए आई एम -1 का होल स्क्वायर, तो आई बराबर क्या आ जाएगा आई एम आ जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा आई एम, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा आपको काम करना है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन्होंने दी है आई एम, तो आई एम यहाँ पर अपने पास में कितनी है, आई एम अपन ने मान ली। अगला देखिए इन्होंने पतांतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3 लैम्बडा दे रखा है, 3 लैम्बडा वैल्यू पुटअप करी अपने पास में, ये फेस डिफरेंस आ गया, फेस डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पुटअप करी 540 को अपन 180 डिग्री के बराबर ले सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा +1। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आई बराबर आई एम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक पर, एन प्रकार का जो अर्धचालक है पर कुल आवेश 0 होता है बेटा, कुल आवेश क्या आता है बेटा 0 आता है। ध्यान रखना है, कई बार दिमाग में सेट हो जाता है कि सर इसमें जो एन टाइप है इसके अंदर जो मेजर करंट कैरियर होते हैं, मेजर जो करंट कैरियर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपके दिमाग में सेट रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि ज़्यादा होंगे तो उस पर नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जो करंट कैरियर होते हैं ये बैलेंस होते हैं हमेशा बेटा, ये हमेशा सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बैलेंस होते हैं, तो इसकी वजह से इन पे जो नेट चार्ज आता है वो हमेशा क्या आएगा, चाहे आप एन टाइप की बात करो चाहे आप पी टाइप की बात करो, तो भी उस पर जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा न्यूट्रल आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक नहीं, कभी धनात्मक नहीं, शून्य। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा शून्य, न्यूट्रल आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा न्यूट्रल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समबाहु प्रिज्म में से एक प्रकाश किरण, ये एक समबाहु प्रिज्म है, ठीक है, ये 60 डिग्री होता है बेटा, इसमें ध्यान रखना है। किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण व निर्गत कोण दोनों ही बराबर है, आपतन कोण भी बराबर है और निर्गत कोण भी बराबर है, तथा ये I एंड R दोनों ही क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है बेटा। तय प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। प्रिज्म कोण कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए ये दो सरफेस जहाँ पर मिलती है प्रिज्म की उसको बोलते हैं बेटा, जो ढलान वाली सरफेस जहाँ मिलती है उसको दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो ये कितना है बेटा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, देखो हिंट छोड़ा है क्वेश्चन ने अपने आप में, समबाहु त्रिभुज बोला है, तो समबाहु में एक कोण कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो उसका कितना होता है 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास में आई आर है, आई एंड आर, ये कितना है बेटा दोनों 45 डिग्री है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब अपने से कि विचलन कौन होगा, तो जो विचलन कौन होगा वो कितना होगा ये अपने को निकालना है बेटा, ठीक है। तो अपने को पता है जो विचलन कौन का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली कितना आता है, देखिए आप डेल्टा जो आता है वो कितना आता है बेटा 2 या तो I प्लस R माइनस A, ये करते हैं बेटा अपन इसमें, ठीक है। तो देखिए I कितना है बेटा, इसमें I और R दोनों बराबर है तो कितना आ जाएगा 2I मान लो माइनस A, और ये I कितने के बराबर है बेटा 90 डिग्री के बराबर है। देखिए कितना आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 45 डिग्री, और प्रिज्म जो एंगल है वो कितना है बेटा 60 डिग्री। अभी अभी अपन ने देखा है यहाँ पर A जो है A यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, तो जो विचलन डेविएशन एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 245 माइनस 60, कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा बेटा वो 30 डिग्री। देखिए तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नाभिक ये एल्यूमिनियम दे रखा है, उसका एटॉमिक वेट दे रखा है वो 27 दे रखा है, त्रिज्या लगभग, तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है R0 A की पावर 1/3, ठीक है। R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.2 फर्मी, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 27, और 27 को अपन क्या लिख सकते हैं ये, यदि 3 को 3 बार लिखूंगा मैं तो कितने आ जाएंगे बेटा 3 × 9 9 × 27, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये पावर से ये कट गई, अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 3 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.6 फर्मी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 3.6 फर्मी। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सी।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बेटा थोड़ा सा लेंथी टाइप क्वेश्चन है, तो ये अपन या तो इसी लेक्चर में करवा देंगे, नहीं तो जब भी आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए ये देखिए बेटा, आपने फिर यदि प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आपने देखे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, विदाउट डेटा चेंज ये क्वेश्चन आया है बेटा। ठीक है कि नहीं है, तो अपने आप को शुभकामनाएं देनी चाहिए आपको कि आप इस चैनल से जुड़े, और यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, इसीलिए यहाँ पे सोल्व करवाया था पेपर, क्योंकि टाइम अपने को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है चैनल को चलते हुए, तो हमने फिर भी पूरा प्रयास किया आप लोगों का साथ देने का। तो हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सोल्व करवाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, आप लोगों को मदद मिल सके किसी ना किसी तरीके से, तो वो हमने पहुंचाई। तो आप क्वेश्चन देखिए 19 जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो प्रीवियस ईयर के अपन ने पेपर करवाए उसमें क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बेटा। ये देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल। आपको पता है किसी भी प्रतिरोध की जो चालकता होती है वो 1/ρ उसकी प्रतिरोधकता के गुणनफल के बराबर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधक चालकता होती है वो उसकी प्रतिरोधकता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों का गुणनफल इन्होंने पूछा है सिग्मा, वो क्या आ जाएगा 1। तो ना तो चालक के कहा क्षेत्रफल पर, ना चालक के ताप पर, ना चालक की लंबाई पर, किस पर डिपेंड करती है बेटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E का सेल L लंबाई पर संतुलित होता है, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो नई संतुलन लंबाई बेटा L ही आती है। ठीक है, यदि समांतर क्रम में यदि सेम भी हो या डिफरेंट भी हो तो भी उसकी जो संतुलन लंबाई आती है विभव लंबाई पर वो चेंज नहीं होती है यदि अपन समांतर क्रम में उनको जोड़े तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कोई आवेशित कण जो समान चाल से गति कर रहा है तो उत्पन्न करता है बेटा। देखिए यदि आप क्वेश्चन यदि पूरे वीडियो यदि आप देख के गए प्रीवियस ईयर के तो आप ये क्वेश्चन भी जरूर सही करके आओगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, यदि कोई क्यू चार्ज है वो गतिशील है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे बेटा। देखिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र साथ में तरेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट होगी बेटा, के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी अपन मान सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा ना बेटा तो ये तो डी राइट आंसर मानेंगे बेटा सबसे। यदि दोनों के अंदर बेस्ट यदि अपन माने, यदि दोनों के अंदर यदि अपन बेस्ट ऑप्शन माने तो ये तो RUHS की जब आंसर सीट आएगी तभी पता लगेगा कि इन्होंने क्या माना है। जबकि यदि ओवरऑल यदि अपन बात करें, ठीक है, तो एक समान चाल से यदि चल रही है तो उसके साथ में क्या होती है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कॉन्फिडेंटली डी आना चाहिए। ठीक है, बाकी जब आंसर सीट आएगी तब वहां पर अपन देख लेंगे, बाकी तो आंसर इसका डी आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए ये भी बेटा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसा लगता है RUHS ने जो पेपर बनाया है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही बनाया है। देखिए एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण बेटा कौन सा होता है, वृत्ताकार होता है। याद करिए बेटा ऐसा डायग्राम बनाया था वहां पर, और यदि कोई इसके लंबत प्रवेश करता है तो उसके कारण उसका पथ वृत्ताकार होता है जिसकी रेडियस r होती है, और r बराबर होता है बेटा वो क्या आती है, 2πm mv/qb आता है बेटा, mv/qb। उसकी जो रेडियस आती है वो किसके बराबर आती है, mv/qb के। तो देखिए वृत्ताकार पथ के बराबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है बेटा। आपको पता है इंड्यूस्ड जो EMF होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ साथ में बेटा विथ रेस्पेक्ट टू मोशन सापेक्ष गति पे डिपेंड करता है बेटा। किस पे डिपेंड करता है, सापेक्ष गति पे। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, चालक के प्रतिरोध पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की दशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर। देखिए बेटा तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी, संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। देखिए बेटा ई जो आता है वो क्या आता है, -N/d∅/dt। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, मात्रक के आधार पर बेमेल को पहचानिए।
मात्रक दिए गए हैं, इनके मात्रक देखो, आप या तो मात्रक से पहचानिए या तो आपको मात्रक आनी चाहिए, और यदि आप मात्रक नहीं निकाल पा रहे हो ना बेटा, तो एक चीज यहाँ ध्यान रखना, आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो। आपको यदि या तो मात्रक आए या फिर डायमेंशन आए, दोनों में से कोई एक तरीका आपको आना चाहिए, उससे आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी यदि अपन बात करें तो देखिए बेटा, ये टी के बराबर होता है, ये भी टी के बराबर होता है, और ये भी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो मात्रक आता है बेटा वो सेकंड आता है, इन तीनों का मात्रक क्या आता है, और ये 1/t के बराबर होगा बेटा, ये क्या होगा 1/t के बराबर होगा, तो इसकी क्या आएगी बेटा सेकंड इनवर्स आएगी। तो जो बेमेल है, जो कौन सा इनसे मैच नहीं कर रहा, ये तीनों सेम है, बाकी ये जो बी वाला ऑप्शन है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा यहाँ पर बी। बाकी आप डायमेंशन से आप देखना चाहो तो डायमेंशन से आप देख सकते हो। देखिए बेटा, एल की जो डायमेंशन आती है वो क्या आती है बेटा, आपको पता होना चाहिए m1 L2 T-3 A-2 ये आना चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा देखिए, एक तो T-2 आएगा, सॉरी यहाँ पर T-2। ठीक है, m1 L2 T-2 A-2, और r की जो आती है वो क्या आती है बेटा, देखिए m1 L2 T-3 A-2। तो जो कट रहे हैं उनको काट पीट दो बेटा, सारे कट जाएंगे इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा T-1, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा T1। ऐसे ही सबकी निकाल लो, तो सबकी जो डायमेंशन आएगी वो T1 आएगी, जबकि यहाँ की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी T-1। तो देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन की लेंथ देख के ना घबराए, क्वेश्चन को पूरा पढ़े और करने की कोशिश करें। देखिए, एक खगोल की दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की इन्होंने क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। लेंस की जो समता दे रखी है, समता फोकस दूरी के बराबर ही होती है, तो क्या आएगी, एक की 5 दे रखी है और दूसरे की 10 दे रखी है। ठीक है, इनसे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखिए प्रतिबिंब कहां पर भी बने, जो आवर्धन क्षमता इसकी होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है m बराबर F0/FE। देखिए बेटा यहाँ पर 20 आएगा, ये 20 दे रखा है यहाँ पर, तो 20। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले माइनस में आती है बेटा, यहाँ पर जो माइनस में आती है, तो देखिए m बराबर जो आ जाएगा अपने पास में क्या आ जाएगा, F0 कितना है 5, और ये FE कितना है 20, तो कैलकुलेट कर लिए, 0.0 लगा दीजिए, इसमें 2 आ जाएगा और 0.25। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा इसमें क्या आ जाएगा बी राइट आंसर बेटा 0.25 आएगा। ठीक है, तो जो दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अजी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखिए। देखिए बेटा, अपन ने जो प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए, मैं बार बार वीडियो में बोल भी रहा हूँ कि जो अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए उनके अंदर से कई क्वेश्चन एज इट इज उठ के आए हैं, इसमें कंसेप्ट उठ के आया है डायरेक्ट। देखिए अपन ने जो क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर के, उनके अंदर सेम कंसेप्ट एज इट इज दे रखा था, और वहां पर अपन ने डिस्कस भी किया था कि जब किसी पार्टिकल से, किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, और बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। यदि किसी भी एलिमेंट से यदि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बेटा उसका एटॉमिक नंबर जो है Z है वो 2 से कम हो जाता है, जबकि एटॉमिक जो वेट है वो 4 से डिक्रीज होता है। और बीटा नेगेटिव की यदि अपन बात करें तो बेटा ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि Z जो होता है वो +1 से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुटअप करते जाइए और निकालते जाइए। देखिए बेटा आ जाइए, एक रेडियो एक्टिव नाभिक दे रखा है जिसके लिए यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, यहाँ से अल्फा, फिर यहाँ से गामा प्रकार। और गामा की यदि अपन बात करें तो इसमें Z और A दोनों ही क्या रहते हैं बेटा, अनचेंज रहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा आ जाइए, तो इस प्रकार से ही होता है कि x की द्रव्यमान संख्या A दे रखी है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर देखिए A जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 180 दे रखी है, और जो Z दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 72 दे रखा है। तो x4 की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या क्रमशः, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपन। देखिए सबसे पहले क्या निकल रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए इसको। देखिए तो Z में 2 की कमी आ जाएगी, इसमें 4 की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर Z कितना आ जाएगा बेटा 70, और A कितना आ जाएगा बेटा 176। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला स्टेप बढ़ाते हैं बेटा। देखिए अगला स्टेप कैसे बढ़ेगा,
अब क्या निकल रहा है, फिर बीटा माइनस निकल रहा है यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, बीटा माइनस। और बीटा माइनस जब भी निकलता है तो क्या होता है, जो प्रोटॉन है वो क्या होगा साहब, 1 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोसेस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। तो क्या आएगा देखिए बेटा, ये 1 से बढ़ जाएगा तो यहाँ पर Z कितना आ जाएगा बेटा, 71, जबकि A क्या रहेगा, 176 ही रहेगा बेटा। ठीक है, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप पे आ जाइए बेटा, वापस वही करना है अपने को, अल्फा पार्टिकल इमिट करना है। देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल फिर इमिट कर दीजिए एक, तो Z कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 69 आ जाएगा, और A कितना आ जाएगा बेटा 172, क्योंकि 4 की कमी आ जाएगी। ये कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए अपने पास। चौथा देखिए अपने पास में जो 4th नंबर पे आएगा गामा रेज, और आपको पता है गामा रेज के अंदर ये दोनों ही चीजें चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, आप देखिए A बराबर तो आ जाएगा 172 और Z बराबर आ जाएगा 69। देख लीजिए बेटा, आंसर चेक कर लीजिए आप, 174 नहीं आएगा बेटा, 172, लेकिन यहाँ पर 70 दे रखा है, ये भी नहीं। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 172 69, डी इज राइट आंसर बेटा। तो 26 में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अजय क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय संवेग दे रखा है। अपने को पता है बेटा, किसी भी परमाणु की यदि कोणीय संवेग की अपन बात करें तो वो कितना होता है बेटा, mvr बराबर NH/2π। ठीक है, ये होता है, ये बोर का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट पोस्टुलेट से वहां से निकल के आता है बेटा, ये बोर की जो फर्स्ट पोस्टुलेट से वहां से निकल के आता है। तो यहां पर कंपैरिजन कर लीजिए, 2h/2π दे रखा है बेटा इन्होंने। ठीक है कि नहीं, mvr बराबर कोणीय, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई बेटा, 2। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो बोर सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा होगी। तो बोर सिद्धांत के अनुसार अपने को पता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है बेटा, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n अपने पास में आ गया बेटा, n की वैल्यू कितनी है, ये 2। तो n की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। Z की वैल्यू किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन के लिए, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, ये इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अपन ने करवाए हैं उनमें डिस्कस किया है। और बेटा मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आप ही इस टाइम पेपर देख रहे हो, नर्सिंग RUHS के द्वारा जो किया गया है उसमें 2022 का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं इस पेपर के अंदर और जिनको मेडिकल कॉलेज मिल रही है वो तो बधाई के पात्र है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं पैरामेडिकल कोचिंग की जो टीम है उनकी तरफ से। और अब अपना जो बैच है, नया बैच, जो लोग इस बार 12th में हैं या फिर जिनके मान लो बाय द वे नंबर किसी में कम आ रहे हैं, उनको कॉलेज यदि नहीं मिल पाती है, तो चाहे नर्सिंग की वो तैयारी करना चाहे पैरामेडिकल की वो तैयारी करना चाहे फार्मेसी की वो तैयारी करना चाहे वो BPT की तैयारी करना चाहे, फिजियोथेरेपी की तैयारी करना, उन सबके लिए जो बैच स्टार्ट होने वाला है बेटा 1 नवंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है बेटा, 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। जिन बच्चों का बाय द वे मान लो RUHS ने जो भी एंट्रेंस एग्जाम करवाए, चाहे वो पैरामेडिकल करवाए हो, चाहे पैरामेडिकल की बात करो, चाहे फार्मेसी की आप बात करो बेटा, चाहे आप BPT की बात करिए या फिर नर्सिंग की आप बात करिए, यदि बाय द वे किसी कारणवश मान लो किसी बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं हुई है और वो किसी कारणवश रह गया है, तो ये हमारे ऑफलाइन जो बैच है उनको वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर हम बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सारा जो कंसेप्ट है वो अपन बताएंगे। यहाँ पर नर्सिंग के लिए सेपरेट बैच चलेंगे, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। बाकी जो भी 3 कोर्स होते हैं, ये देखिए पैरामेडिकल, फार्मेसी और BPT, उनके लिए जो बैच चलेंगे वो इंग्लिश मीडियम में चलेंगे। इनके लिए हिंदी मीडियम बैच नहीं होते हैं, केवल इंग्लिश मीडियम बैच चलेगा बेटा, क्योंकि इनका जो पेपर आता है वो इंग्लिश में आता है। जबकि नर्सिंग का सेपरेट बैच चलेगा बेटा, इंग्लिश मीडियम का अलग चलेगा और हिंदी मीडियम का अलग चलेगा। तो आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो शुभकामनाओं के पात्र हो आप, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पैरामेडिकल कोचिंग टीम की तरफ से। बाकी यदि आप मान लो थोड़े बहुत नंबर यदि आपको
कम रह गए हैं और आपको आगे कोशिश करनी है कि सर मेरे को तो ये इसी फील्ड में जाना है, इसी मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 1 नवंबर से अपना बैच स्टार्ट होना जा रहा है बेटा, 1 नवंबर से। तो आप कांटेक्ट करिए, जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं आपको साइड पे, उस पे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे आप ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर, उसकी दक्षता जो दे रखी है बेटा कितनी दे रखी है, 100%। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी कॉइल में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात, देखिए IP और IS, इन दोनों की जो धाराओं का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 1:2 का रेशियो दे रखा है। तो प्राथमिक कुंडलियों और द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात, बेटा यदि आप बहुत ध्यान से, यदि आपने पेपर देखे प्रीवियस ईयर के, तो वहां पर मैंने एक रिलेशन बताया था। वो क्या बताया था बेटा, NP बराबर NP/NS बराबर VP/VS बराबर IS/IP। ये रिलेशन होता है बेटा ट्रांसफार्मर के अंदर घेरों की संख्या, वोल्टेज और करंट में। तो अपने को ये रेशियो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है बेटा, IS और IP दे रखा है अपने को कितना, VP/VS निकालना अपने को। देखिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो पहले प्राथमिक है तो अपने को पहले VP लेना पड़ेगा, उसके बाद में VS लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर IS/IP है, तो IP/IS 1/2 है, तो IS/IP क्या आ जाएगा, 2:1। तो VP/VS का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। देखिए 2:1 का रेशियो आएगा, ठीक है कि नहीं। इसका उल्टा अनुपात आ जाएगा। आपको पता है फ्लो होने वाली करंट और जो वोल्टेज होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। देखिए बेटा, यदि मान के चलो ये कोई भी सरफेस है, कोई भी मेटल है, यहाँ से यदि अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन यदि अपने को रिमूव करना, तो यहाँ पर अपन फोटोन इंसिडेंट करते हैं, जिनकी जो एनर्जी होती है वो बेटा H होती है, ठीक है। इसमें यदि एक लिमिटेड एनर्जी होती है कि इसके बराबर एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं बेटा अपन दहली फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि फ्लो होने वाली जो करंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे, तो वो डिपेंड करेंगे बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स पे। वो किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे बेटा उतनी ज्यादा क्या होगी, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा पर नहीं बेटा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आवृत्ति पे नहीं होता है बेटा, फोटोनों की संख्या पर होता है। जितने फोटोन अपन धातु पे इंसिडेंट करते हैं उतने ही अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंसिडेंट होने वाले फोटोन पे डिपेंड करेंगे, जिनकी एनर्जी होती है H। यदि बात करें अपन साहब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की, तो वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की उतनी ज्यादा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 29 में डी, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन। यदि E तथा B एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण किस दिशा के अनुदिश होता है बेटा, E क्रॉस B के अनुदिश होता है बेटा, परपेंडिकुलर ये है तो, ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा बेटा इसमें, देखिए E क्रॉस B, क्योंकि लंबवत यदि अपन एंटर करवाते हैं इसके अंदर, तो देखिए लंबवत यदि अपन क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं, तो इसको मान लीजिए आप E मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो E क्रॉस B U, इन दोनों के लंबवत मूव कब करेंगे, जब इनकी डायरेक्शन जो होगी वो E क्रॉस B के अनुदिश होगी तब, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, C। तो जो 30 में जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, C आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए
आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, निर्वात में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। आपको पता है बेटा, अब वापस फिर मेरे को ये बात रिपीट करनी पड़ेगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपन ने करवाए हैं बेटा, मेरे को तो ऐसे लग रहा है RUHS वालों ने वही पेपर सेम एज इट इज वो किया है, यहाँ पर कॉपी किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। इस क्वेश्चन को यदि आप देखो तो वहां का जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको करवा देता हूँ। देखिए वहां पर क्यों दे रखा है, उसकी रेडियस बेटा R दे रखी थी, इन्होंने क्या किया था उसके बाद में उसकी जो रेडियस है वो कितनी करी थी बेटा 2R करी थी। तो अपने को पता है गाउस के लॉ से कि जो उससे रिलेटेड बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बेटा। अब यहाँ पर इन्होंने इस सेक्शन में क्या किया है बेटा, इकाई धनावेश, यहाँ पर इन्होंने क्या किया उसको यूनिट मान लिया है। यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया है 1। तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, तो इसमें देखो इसको उल्टा ले जाइए, ऊपर ले जाइए, इसकी पावर 1 मान लीजिए, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 5 की पावर 1। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा डी। 31 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, ये अपने बताया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट कि यदि जो गाउस का नियम होता है वो बोलता है 5 बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है √3 है तो उसके लिए ध्रुवण कोण का मान। देखिए बेटा फिर वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद करिए अपन ने वहां पर बताया था, क्या बताया था। देखिए साहब ये अपन ने क्या ले लिया, एक सरफेस ले ली, इंटरफेस सरफेस, ये मीडियम हो गया म्यू, जिसका अपवर्तनांक इन्होंने दिया है √3 दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई रेज है वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये कोई भी रेज है इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रेज हो इंसिडेंट हो रही हो, किस पे हो रही है बेटा थीटा पी पर। ठीक है, थीटा पी क्यों बोल रहे हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है नहीं, और ये जो एंगल है वो क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये क्या होगा साहब, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर ये जाएगा तो क्या आएगा, देखिए बेटा ये अभिलंब की तरफ झुकेगा, ये क्या होगा बेटा अभिलंब की तरफ झुकेगा यूं। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में थीटा। ठीक है, ये थीटा पी अपन ने मान लिया, ये थीटा अपन ने मान लिया। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड। आपको देखिए यदि लाइट यहां से अपन एंटर करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर इसका पोलराइजेशन होता है। यदि अपन पोलराइज्ड एंगल की बात करें अपन तो इसमें क्या होता है पोलराइजेशन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है साहब, एक जो वेव होती है वो तो क्या होती है पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, जबकि ये जो होती है वो होती है आंशिक रूप से ध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है बेटा। ठीक है, और ये आंशिक रूप से ध्रुवित और पूर्ण रूप से ध्रुवित जो रेज होती है इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रेज होता है बेटा। ठीक है, तो अपन तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन क्या करना है, अपने को तो ये निकालना है। ठीक है, ये कितना आएगा, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अपन क्या लेंगे, इसको क्या कर लेंगे अपन, जो स्नेल का लॉ है वो काम में ले लो। तो डायरेक्ट यदि फॉर्मूले की बात करें तो वहां पर अपन ने करवाया था बेटा tan थीटा p बराबर n2 अपॉन n1, अपन ने ये करवाया था, क्योंकि जो स्नेल का नियम होता है वो क्या आता है बेटा μ1 या n1 ले लो, यहाँ पर n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2। ठीक है 2, तो यहाँ पर sin थीटा 2 कितना आ जाएगा, देखिए बेटा ये और ये दोनों एंगल क्या आने चाहिए, यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये दोनों एंगल, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या आना चाहिए थीटा आना चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं, लेकिन इससे कम आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर इसकी यदि अपन बात करें तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा आप रख दीजिए तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो कोस थीटा हो जाएगा और इसको आप इधर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा ये tan थीटा बराबर आ जाएगा n2 अपॉन n1, n2 की वैल्यू कितनी है √3, n1 की 1, तो tan थीटा p बराबर क्या आ जाएगा बेटा √3। तो थीटा p जो इसमें आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा कब होता है इसका मान ये 60 डिग्री पर होता है बेटा। कितने डिग्री पर होता है ये 60 डिग्री पर। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा इसका 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म्स आती है बेटा ब्रेविस्टर एंगल। ब्रेविस्टर एंगल इसी के लिए काम में आता है जब पूर्ण रूप से ध्रुवित और आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश यदि 90 डिग्री पर मूव करे तो यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल अपन।
ब्रूस्टर कौन बोलते हैं बेटा उसको, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नति कोण 0 डिग्री होता है। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो नति कोण 0 डिग्री पर होता है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे होता है। वो कहाँ होता है बेटा, मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है बेटा, मैग्नेटिक जो लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो नति कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए 33, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बीच में रह गया था। मैंने बताया था कि इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको एक आसान तरीके से अपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की यदि अपन बात करें, एक बीच में क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया था कि थोड़ा लेंदी मेथड है, तो देखिए इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश विवर्तित होता है। देखिए बेटा लैम्बडा कितना दे रखा है अपने को, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लाइट विवर्तित होता है। विवर्तित प्रतिरूप में पांचवा निम्निष्ठ। देखिए बेटा निम्निष्ठ की बात करते हैं, एक होता है अपने पास में उच्चिष्ठ, एक होता है बेटा अपने पास में उच्चिष्ठ और दूसरा होता है निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ की यदि अपन बात करें तो देखिए निम्निष्ठ के लिए जो फेज एंगल आता है, फेज डिफरेंस आता है, वो कितना आता है, देखिए बेटा वो आता है n। ठीक है कि नहीं, जबकि यहाँ n लैम्बडा आता है, जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो वो आता है 2n+1 अपॉन λ/2। तो यहाँ पर निम्निष्ठ है तो अपने को तो ये काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए केंद्र से जो 5 mm की दूरी पर बनता है। देखिए बेटा मैं एक सिंगल स्लिट बना लेता हूँ, ये सिंगल स्लिट। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लाइट इंसिडेंट करी, ये लाइट है वो इंसिडेंट होके आ रही है, यहाँ विवर्तित हो रही है वो। तो इसका जो उच्चिष्ठ निम्निष्ठ बनेगा वैसे बनेगा। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वैसे बनेगा। तो यहाँ से पांचवें निम्निष्ठ की जो दूरी है, पांचवें जो निम्निष्ठ की दूरी है वो कितनी दे रखी है बेटा, इसको अपन b मान लेते हैं। इसकी दूरी इन्होंने कितनी दी है, 5 mm दी है। ठीक है, दूरी पर यदि पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी, यदि पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी, ये दूरी बेटा d कितनी दे रखी है बेटा, इन्होंने 1 मीटर दे रखी है। तो स्लिट की चौड़ाई होगी, तो जो स्लिट की चौड़ाई है बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, xn बराबर होता है n λd/b। ठीक है, निम्निष्ठ दे रखा है बेटा। यहाँ पर उच्चिष्ठ यदि दिया हुआ होता तो उच्चिष्ठ के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा 2n+1 λd/2b। ये फॉर्मूला आता है बेटा यदि उच्चिष्ठ की यदि अपन बात करते। तो यहाँ पर इन्होंने किसकी बात करी है बेटा, निम्निष्ठ की बात करी है। तो निम्निष्ठ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दो आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए xn बराबर क्या आ जाएगा, xn बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 × 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 और a की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी बेटा 1 मीटर, 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 m, तो 5 × 10⁻³ तो कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻³ कर जाएगा तो 10⁻⁷, ये 5 से 5 कर जाएगा बेटा, ये 5000 आ गया। तो कितना आ गया, देखिए बेटा 5 ही हटा दो यहाँ पर। तो xn जो चौड़ाई आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 × 10⁻⁴। देखिए आंसर बेटा mm में दे रखा तो mm कर लो, यहाँ पर 10⁻³ अलग कर लो और 10 अलग हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 mm, क्योंकि 1 mm बराबर कितना होता है बेटा 10⁻³ होता है। तो जो चौड़ाई आएगी स्लिट की वो कितनी आएगी 0.5 mm। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सी। ये अपन ने पूरे जो फिजिक्स के क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग 2022 के वो अपन ने सोल्व कर लिए। इसके अंदर जो 2-4 क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, एक दो क्वेश्चन की तो वो कंट्राडिक्टरी थे, तो वो अपन एक बार जब आंसर सीट आएगी आरएचएस की तो उससे मेंशन कर लेंगे अपन। बाकी जो पेपर हो गया वो पूरा सोल्व हो गया। उसके बाद में आपके जो केमिस्ट्री वाले सर है वो आपको केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।